इस वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा के महत्व व संप्रत्यय। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और प्राथमिक लेवल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के या फिर फिजिकल एजुकेशन के जो क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, वो करवाने के क्या महत्व हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि आखिरकार ये शारीरिक शिक्षा है क्या। तो ये शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, मतलब ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का क्या है महत्व, शिक्षा का जो उद्देश्य है सबसे बड़ा वो है सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास यानी हर पक्ष से विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा क्या करता है, अपना महत्व देता है। ये क्या करता है, व्यवहार को विकासोन्मुख बनाता है, यानी कि जो इंसान का नेचर है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, उसको वो आगे डेवलप करता है। साथ ही साथ जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक जमा शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर से संबंधित शिक्षा, यानी जो आपका खुद का शरीर है, स्वास्थ्य है, उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर जो सीधा संबंध होता है शारीरिक शिक्षा का, वो शारीरिक संरचना से, स्वास्थ्य से, शक्ति से, सहनशीलता से, गति, फुर्ती और खेल के मैदान पर शारीरिक प्रदर्शन से है। और जो शारीरिक शिक्षा है इसका एक व्यापक अर्थ शारीरिक क्रियाकलाप यानी व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति को सुशिक्षित बनाना होता है, क्योंकि ये लाइफ से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट है। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर ने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति में गतिविधियों के द्वारा आता है। जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप हम करते हैं उसके द्वारा जो अनुभव हम जोड़ते हैं वो क्या है, हमारा शारीरिक शिक्षा होता है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा के महत्व की बात करें तो स्वास्थ्य का ज्ञान होता है इससे। पहली बात कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अवकाशकालीन समय का सदुपयोग करते हैं हम, क्योंकि जब हम शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के मनोरंजन वाले खेल होते हैं, बहुत सारे व्यायाम होते हैं, तो हमारा जो खाली टाइम होता है हम वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता का पता चलता है, चरित्र का निर्माण होता है, गत्यात्मक गुणवत्ता का विकास होता है, मानवीय संबंध विकसित करने में सहायता मिलती है, भावात्मक विकास होता है, अनुशासन बनाने में सहायता मिलती है। क्योंकि गेम्स जो होते हैं उसमें भी नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। सांस्कृतिक विकास होता है, नेतृत्व का गुण आता है, राष्ट्रीय एकता की भावना आती है, मानसिक आराम मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटालिटी या फिर मेंटल लेवल भी शांत होता है, सकारात्मक जीवन शैली होती है, सर्वांगीण विकास होता है और अभिव्यक्ति व रचनात्मकता आती है। तो ये मैंने 15 के 15 जो महत्व बता दिए। अब आपको देखना है कि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो उसी हिसाब से आपको अपने आंसर तैयार करने हैं और इसको क्या है, इलेबोरेट भी करना है इन पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा तथा खेलों द्वारा मूल्यों का विकास। कि जो शारीरिक शिक्षा है वो और जो खेल हैं उसके द्वारा मूल्यों का विकास कैसे होता है, कौन कौन से मूल्य हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो शारीरिक शिक्षा के द्वारा विकसित होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है दल निष्ठा यानी कि टीम स्पिरिट। अगर आप शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और खेल खेलते हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर एक वैल्यू जरूर डेवलप होती है और वो है टीम स्पिरिट, यानी कि दल को लेकर निष्ठा। क्योंकि दल बनाकर खेला जाता है, कभी भी आप अकेले नहीं खेल सकते किसी भी गेम को, खेल को। दूसरी चीज की विभिन्नताएं, यानी जैसे जब आप एक खेल खेलते हो उसमें टीम बनती है, तो टीम में हर तरह के जो होते हैं पार्टिसिपेट्स होते हैं, चाहे वो धार्मिक, शारीरिक, प्रांतीय, रीति रिवाज, बोलचाल, खेल कुशलता में अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर खेलते हैं। इसमें क्या होता है, निष्ठा के साथ मिलकर खेलना, समाज संस्कृति में सामंजस्य बैठाते हैं और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। अगली जो हमारी वैल्यू डेवलप होती है वो है कोऑपरेशन की, यानी कि सहयोग की। ये दलीय क्रियाओं द्वारा सहयोग की भावना आती है। वही दल सफल होता है जो सहयोग की भावना रखता है। ये नहीं कि टीम के अंदर ही हम एक दूसरे से लड़ जाएं तो फिर अगली टीम जीत जाएगी। आपसी सहयोग द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास, तो ये कोऑपरेशन वाली बात हो गई।
एक और आगे हमारा आता है जो वैल्यू, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावात्मक स्थिरता आती है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जीत व हार द्वारा हम स्थिर हो जाते हैं। गेम है तो एक टीम को जीतना, एक को हारना तय है। तो जीतने पर ना तो हम बहुत ज्यादा खुश हो और हारने पे ना ज्यादा डिप्रेशन में जाएं, तो बीच में रहने चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। प्रेरणा की भावना रखते हैं कि मान लीजिए इस बार हम हार गए तो ऐसी कौन सी कमियां थी हम में जिसे पूरा करके हम दोबारा जीतेंगे। गुस्सा, भय, घृणा, हानि पहुंचाना, इन सबको काबू में रखना हम सीखते हैं। समाज व दैनिक जीवन में भी इन मूल्यों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम परिवार में हो या समाज में हो। तो ना हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, ना हम बहुत ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे, खुश होंगे किसी चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं भावात्मक जो स्थिरता है वो आ जाती है। अगली वैल्यू है हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। खेलकूद का जो सुधरा हुआ स्वरूप है आज के टाइम पे, वो इसी चीज की देन है। जैसे कोई गेम बहुत पहले खेला जाता था तो उसमें क्रिएटिविटी लाई गई, चेंजेस लाए गए और अब परफेक्ट बनाया गया, एक टूर्नामेंट बना दिया गया उस गेम को। नई खेल तकनीक और खेल की रणनीतियां, मूलभूत कौशल आदि खेलों में रचनात्मकता लाती हैं। यानी कि जो रणनीतियां हम बनाते हैं गेम खेलते समय, वो विरोधी की चाल को भांप लेना कि सामने वाले की टीम में जो है वो क्या करने वाले हैं, और ये समझकर हम अपनी रणनीति बदल लेते हैं, प्लान ए बी ऐसे रखते हैं और खेल क्षेत्र में विकास करते हैं। ये सब सारी चीजें किससे होती है? रचनात्मकता से। अगला हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए खेल गतिविधियां। यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो नॉर्मल बालकों से अलग होते हैं, उनके लिए हम किस तरह की खेल गतिविधियों को रखेंगे। सबसे पहली चीज, किसी भी व्यक्ति विशेष से जानकारी प्राप्त कर उसकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल ही शारीरिक क्रियाएं करवानी चाहिए। आप सभी को एक जैसी क्रियाएं करने के लिए बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं। वहां क्लास में कुछ बच्चे विशेष क्षमता वाले होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, तो हमें उनकी पहचान करनी होती है एज अ टीचर। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण और इसके लिए हमें अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे कि यहाँ क्या होता है कि दो चीजों पे बल देते हैं हम, मानवीय विकास करवाना और अभ्यास विज्ञान। यानी कि बच्चों में खेलों द्वारा हम मानवीय विकास करेंगे और अभ्यास करवाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आप नेत्रहीन कोई बच्चा है तो उसके लिए खेलों का कैसे गतिविधि का आयोजन करेंगे। तो ऐसे करके हम सारे डिसेबिलिटीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले नेत्रहीन के लिए खेल कूद। तो पहली आवश्यकता क्या होनी चाहिए कि आसपास खड़े दर्शकों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लेयर है वो नेत्रहीन है। और हम इसमें कौन कौन से गेम खिलवा सकते हैं? गोला फेंकना, विशेष प्रकार की कुश्तियां, रस्साकशी, भारोत्तोलन यानी भार उठाना, 50 या 100 मीटर की दौड़। तो ये सब हम आयोजन कर सकते हैं। अगला जो हमारा अंग विच्छेद के लिए खेलकूद। अंग विच्छेद यानी स्पोर्ट्स फॉर एम्प्यूटर्स। अब ये जो अंग विच्छेद का मतलब होता है किसी भी एक बालक में किसी भी एक अंग की कमी का होना। मान लीजिए किसी का एक हाथ ना हो या एक पैर ना हो, तो ऐसे अंग विच्छेद हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम योग्यता अनुसार रखेंगे। मान लीजिए अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो वो दौड़ में हिस्सा ले सकता है ना। वो गोला नहीं फेंक सकता लेकिन दौड़ में हिस्सा ले सकता है। और मान लीजिए कोई पैरों से डिसेबल है या उनके पैर नहीं है तो वो तीरंदाजी कर सकते हैं ना, तीर चलाना। तो ऐसी गतिविधियों को हम इसमें रखेंगे, जैसे तीरंदाजी, तैराकी, दौड़ना, गोला या भाला चक्का फेंकना, जंप लगाना, शतरंज और कैरम खेलना। तो ये सारी गतिविधियां हम करा सकते हैं। अगला है लकवाग्रस्तों के लिए खेल कूद। तो ये भी हम क्षमता के अनुसार करते हैं, क्योंकि पैरालिसिस भी एक तरीके का ऐसा ही है कि किसी अंग को पैरालाइज कर देता है, चाहे वो लेफ्ट साइड कर दे या पैरों से नीचे, मतलब कमर के नीचे और कमर के ऊपर पैरालिसिस हो सकता है। तो ये हम करेंगे क्षमता के अनुसार। इसमें कौन कौन से हम गतिविधियां करवा सकते हैं? विभिन्न दौड़े, गोला भाला चक्का फेंकना, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, कैरम, शतरंज, स्कूनर, ऐसे कई सारे गेम्स हम करवा सकते हैं। चौथा है मानसिक रूप से कमजोरों के लिए खेलकूद। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली लेवल से वीक होते हैं, तो उनके लिए हम मनोरंजनात्मक खेल खिलवाते हैं, ताकि जो है उनका मेंटल जो है वो ठीक हो सके, एक अच्छे लेवल पे आ सके, वो इंजॉय करें। तो इसमें हम योगा करवा सकते हैं, रस्सी कूदना, भारोत्तोलन, भार उठाना, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजें हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे विकलांग के लिए खेलकूद। जो विकलांग होते हैं उनसे हम क्या काम करवाएंगे, कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं शारीरिक शिक्षा के अंदर? निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौका चालन, गोला भाला या डिस्कस जो है फेंकना।
तो ये चीजें फेंकने वाली भी हम गतिविधियां करा सकते हैं। उनके अंदर बेसिकली ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो वो शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ेगा या उसकी गतिविधियां नहीं करेगा, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं एज अ टीचर, तो हम उन सबको इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज है जो वो कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य, खेल, स्पोर्ट्स और मनोरंजन से संबंध। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। क्या है स्वास्थ्य? शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ होना। सिर्फ निरोग होना ही स्वस्थ नहीं होता। अच्छे से जीवन को व्यतीत करना और दूसरों के लिए भी अधिक से अधिक काम आना, और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, मन और बुद्धि प्राकृतिक रूप से कार्य करें। नेचुरली जो आपकी बॉडी और जो अंग आपके जिस काम के लिए बने हैं वो करें तो आप स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को शारीरिक शिक्षा से जोड़ा गया है कि जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है वो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। अगला है हमारा क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स। एक बात देख लीजिए, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, स्पोर्ट्स और ये गेम्स। कई जनों को नहीं पता कि इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार पेपर में इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आ जाता है, तो आज इस डिफरेंस को जान लीजिए और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लें कि गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स की यहाँ पे हिंदी होती है क्रीड़ा और गेम्स की होती है खेल। तो अभी हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्रीड़ा क्या है और ये खेल क्या है। तो स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों से हटकर हों। बालक उन्हें अपने खाली समय में करें और जिन्हें करने से प्रसन्नता प्राप्त होती हो, पहली चीज। दूसरी बात कि व्यक्ति को मनोरंजन और आराम देती है स्पोर्ट्स। ठीक है, अब क्रीड़ा का विस्तार मनोरंजन से प्रतियोगिता हो गया है। देखिए कि अब जो स्पोर्ट्स है वो पहले तो सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन अब कॉम्पिटिशन्स भी होने लगे हैं। इसके अंदर दौड़ना, तैराकी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये सारी चीजें आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्पोर्ट्स है वो व्यक्तिगत खेल होते हैं, व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। जैसे जूडो आप अकेले खड़े होते हैं वहां पे, तैराकी आप सिंगल होते हैं, शतरंज आप अकेले बैठे होते हैं, कुश्ती में भी आप इंडिविजुअली खेलते हैं। तो खिलाड़ी अपने खेल का निष्पादन जो है वो स्वयं ही जानता है और करता है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स था। अब चलते हैं गेम्स की तरफ। तो गेम्स क्या होता है, ये उसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति दल बनाकर खेलते हैं। अब जो है टीम के द्वारा खेल खेला जाएगा। यहाँ पे विरोधी दल जो होता है वो प्रतिद्वंदी होता है, सामने दूसरी टीम होती है। आपसी सहयोग व तालमेल से खेला जाता है। अब टीम वर्क है तो टीम के साथ ही खेला जाएगा। जैसे कि हॉकी हो गया, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इन सब में दो टीम्स होती हैं और टीम्स के द्वारा खेला जाता है ये गेम। गेम्स का संचालन विस्तार पूर्वक और सख्त नियमों से होता है। यहाँ से क्या होती है, अच्छी नागरिकता, सम्मान, अवसर, ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि एक दल में हम खेल रहे होते हैं ना, तो इसलिए। तो स्पोर्ट्स और गेम्स, इसमें डिफरेंसेस पता चल रहे होंगे। आगे चलते हैं, खेल व मनोरंजन। तो इंटरटेनमेंट कैसे देता है खेल हमें? व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व अतिरिक्त समय में खेलेगा, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब उसका मन करेगा वो खेलेगा और खुद को खुश करेगा। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, वो नियम में भी बदलाव कर सकता है। प्रक्रिया चयन की उसके पास स्वतंत्रता होती है। थकान व निरस्ता को कम करते हैं ऐसे खेल। नई शक्ति और स्फूर्ति भरते हैं। खाली समय का आप सदुपयोग करते हैं, शरीर व दिमाग को भी ताजा करते हैं, खेल व मनोरंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलिस्थेनिक्स का। ये पेपर में आते हैं ये वाले कि जो कैलिस्थेनिक्स व ड्रिल के सामान्य नियम व तकनीक, और ये है क्या, ये बताइए। तो सबसे पहले मैं कैलिस्थेनिक्स की बात करूंगी। ये व्यक्ति को अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा शरीर को ताकतवर, सुदृढ़ और सुडौल बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं उन्हें कैलिस्थेनिक्स कहा जाता है। यानी डेली रूटीन में जो हम सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं खुद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ना कि एक प्लेयर बनने के लिए या फिर कॉम्पिटिशन के लिए, वो क्या होते हैं, हमारे कैलिस्थेनिक्स होते हैं। ये बिना किसी उपकरण की सहायता से भी किए जा सकते हैं या फिर हल्के फुल्के आप उपकरणों को यूज कर सकते हैं, जैसे डंबल हो गया, लेजियम वेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आप एक्सरसाइज वगैरह रोज करते हैं वो है। कैलिस्थेनिक क्रियाओं के शिक्षण में निम्नलिखित सैद्धांतिक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन द्वारा बालकों को सिखाना,
जो टीचर है वो पहले खुद करेंगे और फिर बच्चा उसको देख के करेगा। स्पष्टता से सिखाना और क्रमानुसार वर्णन करना। जो स्पोर्ट्स का टीचर है वो मतलब बहुत ही स्पष्टता से दिखाएगा सारी चीजें कि वो कैसे कर रहे हैं। पाए गए दोषों का निवारण करा। अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर वो वहीं पर उनको बताएंगे कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, क्योंकि ये फिजिकल से रिलेटेड है तो ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, अगर बच्चा गलत तरीके से हाथ उठा दे, पैर मोड़ ले, है ना। किसी भी व्यायाम में अधिक समय तक ना रखना। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्थिति बता दी, एक पैर ऊपर कर लो और आप फोन पे लग गए और बच्चा जो है एक पैर ऊपर करके खड़ा है खड़ा है खड़ा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अधिक संख्या होने पर समूह द्वारा लीडर बनाना। मान लीजिए आपके पास बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो आप अकेले तो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप ग्रुप बनाकर उसमें एक एक लीडर खड़ा कर दें और फिर वो लीडर करके दिखाएगा, वो आपको फॉलो करेगा और बच्चे उनको। अगली जो चीज है वो है हल्के संगीत का प्रबंध किया जा सकता है। इसमें जो नौसिखियां हैं उनके लिए गिनती का प्रयोग करें, जो न्यू न्यू सीख रहे हैं सरल से कठिन की ओर जाएं, पहले जो इजी वाले एक्सरसाइज है वो कराएंगे। बालकों पर नजर रखें और निर्देश दें। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक को अपनी पीठ बालकों की तरफ नहीं करनी चाहिए, मतलब ध्यान नहीं हटाना है आपको बच्चों की तरफ से, क्योंकि उन्हें शरारत करने का मौका मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कैलिस्थेनिक का एक क्रिया भी दिया हुआ है, क्योंकि आप जब कैलिस्थेनिक को डिफाइन करेंगे तो एक न एक तो एक्सरसाइज आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक दे रखा है क्रिया, वो है हाथों को पहले सामने की ओर सीधे रखना तथा हाथों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रखना। हथेलियों को एक दूसरे के सामने तथा उंगलियों को मिलाकर रखना। ये पहला स्टेज है। दूसरा, हाथों को कंधों की सीध में साइड में लाना और हथेलियां जमीन की ओर और एड़ियों को ऊपर उठाकर रखना। तो ये एक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है जो डेली वाइज बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्रमांक 1 की स्थिति में आना, यानी फिर से नंबर 1 पे आना और दोबारा से प्रारंभिक स्थिति में आ जाना जैसे आप सीधे खड़े थे। तो ये एक क्रिया थी कैलिस्थेनिक की। आगे चलते हैं ड्रिल। ड्रिल क्या होता है, सामूहिक व्यायाम होता है। ये लाइन या गोल दायरे में, मान लीजिए बच्चों को लाइन से खड़ा रहे या फिर गोल दायरे में बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसमें कुछ वस्तुएं यूज हो सकती हैं जैसे रुमाल, झंडी, रिंग, डंबल वगैरह। सही आदेश मिलने पर क्रमबद्ध तरीके से क्रियाओं का अभ्यास किया जाएगा। इसे मास ड्रिल भी कहते हैं। एक साथ जो है सारे बच्चे एक ही क्रिया को करेंगे। प्रदर्शन में पूर्ण अंश पूर्ण विधि का प्रयोग है कि जो टीचर है वो एक ही बार में जो एक एक्सरसाइज है उसे पूरा दिखाएगा और फिर बच्चे उनको फॉलो करेंगे। गिनती के साथ ही कक्षा में अभ्यास करवाएंगे। इससे क्या आती है, इसमें रूपता का ध्यान रखना। ये नहीं कि एक बच्चे ने हाथ नीचे कर रखे हैं, एक ने ऊपर कर रखे हैं, एक ने साइड में कर रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सामूहिक व्यायाम है ये, तो सबको एक जैसा करना है और एक साथ करना है। आगे चलते हैं। छोटे मनोरंजनात्मक खेल, यानी छोटे इंटरटेनमेंट वाले जो गेम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसे लघु खेल भी कहते हैं, जैसे रिले दौड़ हो गई। और ये एक तरह से क्या होते हैं, सहायक खेल होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा गेम हो रहा है, स्पोर्ट हो रहा है, तो साथ में इंजॉयमेंट के लिए छोटा सा खेल हम रखवा देते हैं। या आपने तब किया होगा जब फिजिकल एजुकेशन का लेसन प्लान बनाया होगा ना, तब आपने ये जरूर किया होगा, क्योंकि ये वहां पे साथ के साथ चलता है किसी भी गेम के साथ। तो ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं बनाते, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है आपके कंपटीशन से। ये आपसी विचार से संचालित किए जाते हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेल हो सकते हैं। इसमें टाइम कीपर, निर्णायक, संचालक आदि सभी दायित्व शिक्षक के द्वारा ही लिए जाते हैं। कोई वहां पे प्रोफेशनलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने एक इंटरटेनमेंट गेम का दे रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है मनोरंजनात्मक खेल, तो मैंने एक खेल यहाँ पे बता दिया है। मान लीजिए कोई टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट तो क्रिकेट तो खेल लिया बच्चों ने, बहुत थक गए और माइंड भी बहुत स्ट्रेस ले लिया है, तो मनोरंजन वाला गेम खिलवाएंगे थोड़ा सा। ये ज्यादा लंबा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। मैंने यहाँ पे गेम दिया है मुकद्दर का बादशाह। तो देखिए ये गेम क्या है, खेल का विवरण। इस खेल के लिए सभी बालकों के लिए वृत्ताकार में बैठाया जाएगा। बच्चों को वृत्ताकार में बिठाएंगे। एक फल को कई परतों के अंदर रखकर किसी कपड़े में लपेट दिया जाएगा। फल एक बालक को दिया जाता है। शिक्षक की सीटी बजाने पर खेल आरंभ हो जाएगा। सीटी के प्रत्येक चौथी आवाज पर उस फल की एक परत को खोली जाएगी एवं प्रत्येक आवाज पर एक बालक क्रमशः अपनी बाईं तरफ वाले बालक को फल देता रहेगा, मतलब जो फल है वो पास होता रहेगा। इस प्रकार ये खेल अंतिम परत तक चलता रहेगा। खेल के नियम क्या है कि एक बार में केवल एक ही परत खोली जाएगी।
दूसरी चीज, सीटी की आवाज के साथ साथ फल का स्थानांतरण आवश्यक है। जैसे सीटी बजी आपको फल आगे ट्रांसफर करना है। विजेता की घोषणा होगी, अंतिम परत खोलने वाले बालक को मुकद्दर बादशाह घोषित किया जाएगा। तो ये मनोरंजनात्मक खेल है। आप इस तरीके से और भी खेलों का आयोजन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है लीड अप गेम्स यानी सहायक खेल। मनोरंजन व खेल कौशल सीखने में ये मदद करते हैं। ये भी वही खेल है, मनोरंजन के लिए होते हैं। खेल का एक कौशल इसमें समाहित होता है। मुख्य खेल के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया। ये सेम वही चीज है। बास्केटबॉल में शूटिंग करवाना, फुटबॉल में ड्रिबलिंग और हॉकी में हिटिंग, ऐसे से हम जोड़ सकते हैं। ये पूरक के रूप में भी कार्य करता है किसी भी गेम के। अगली चीज है एरोबिक। एरोबिक शब्द का मतलब ये होता है ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्यशील मांसपेशियों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने की सतत प्रक्रिया होती है एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, जो एरोबिक्स वगैरह करते हैं उसमें। ये कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्टेपिंग एरोबिक। इसमें 4, 6 या 8 इंच ऊंचे स्थान पर चढ़कर विभिन्न दिशाओं में क्रियाएं की जाती है। आपको अपने पैरों को ऐसे उठा के, आपने एरोबिक डांस भी देखा होगा, ऐसे पंजों पे खड़े होकर लड़कियां छोटी छोटी स्कर्ट पहन के नहीं करती हैं ऐसे, वैसा ही एरोबिक एक्सरसाइज भी होता है। सेकंड है निम्न एरोबिक। इसमें जमीन पर लेट कर पैरों को उठाकर और विभिन्न दिशाओं में घुमाकर क्रियाएं की जाती हैं। अगला हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स। इसमें ऊंचे दर्जे की क्रियाएं होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। एक होता है व्हील चेयर एरोबिक, यानी व्हील चेयर पर बैठकर जो विकलांग होते हैं वो एरोबिक्स करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? परिसंचरण में प्रणाली में सुधार होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, हृदय रोग और मधुमेह के खतरे कम होते हैं, अच्छी नींद आती है, तनाव, चिंता व अवसाद भी कम होता है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है टीम गेम्स, जिसमें कि आपका खो खो, कबड्डी और रस्साकशी आ जाएंगे। ये तीनों ही गेम ऐसी हैं जो सब जानते हैं इसके बारे में, खो खो, कबड्डी और रस्साकशी। तो इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस इसका देख लीजिए इससे क्या क्या लाभ होते हैं या इसकी क्या क्या महत्व हैं टीम गेम्स के। ये समूह भावना का विकास करती है, सहयोग की भावना लाती है, मानसिक संतुलन लाती है, मित्रवैता लाती है और नेतृत्व गुण विकसित करती है बच्चे में। तो ये आपका यूनिट 3 था फिजिकल एजुकेशन का, जो इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।